हमारी चर्चा का अगला विषय है कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर का जब से विकास हुआ तब से लेकर आज तक कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 भागों में बांटा गया है। आइए जानें पहली पीढ़ी के बारे में। पहला जनरेशन, जो कि 1945 से 1955 तक चला। इस जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य भाग के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते थे तथा उसे नियंत्रित कर ऑन ऑफ स्विच की तरह उपयोग में लेते थे। परंतु वैक्यूम ट्यूब्स के साथ एक बड़ी समस्या यह थी कि वह बहुत अधिक गर्मी पैदा करते थे, इसलिए उन्हें ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन्ड जगह की आवश्यकता थी। एक अन्य समस्या यह थी कि ट्यूब्स बार बार खराब हो जाते थे, जिसके कारण समय समय पर कार्य में रुकावट आती थी। इस जनरेशन में प्रोग्रामों का आविष्कार नहीं हो पाया था, अतः निर्देशों को कंप्यूटर में डालना काफी मुश्किल था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटरों की प्रक्रिया काफी धीरे होती थी और इन्हें चला पाना बहुत ही मुश्किल था। आइए अब बात करते हैं दूसरे जनरेशन के कंप्यूटरों की। यह जनरेशन 1955 से 1965 तक चला। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होने लगा। पहले जनरेशन से आकार छोटा हो गया और कंप्यूटर ज्यादा भरोसेमंद हो गया। इस जनरेशन के कंप्यूटरों में बिजली की खपत काफी कम थी, कीमत में भी सस्ते थे दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर। दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर्स पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स से कम गर्मी पैदा करते थे और इनमें प्रक्रिया भी पहले जनरेशन से तेज थी। अगला जनरेशन है तीसरा जनरेशन, जो कि 1965 से 1975 तक चला। इस जनरेशन में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए। सिलिकॉन की चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा। मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर का जन्म तीसरे जनरेशन में ही हुआ। इस जनरेशन के कंप्यूटरों के आकार और कीमत में भारी कमी आई। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पहली बार इस्तेमाल तीसरे जनरेशन में ही हुआ। नेटवर्किंग और इंटरनेट का आविष्कार एवं कंप्यूटर में इसकी सुविधा तीसरे जनरेशन में ही दी गई। हाई लेवल लैंग्वेजेस यानी उच्च स्तरीय भाषाओं का आविष्कार और उपयोग भी तीसरे जनरेशन में हुआ, जैसे कि बेसिक और फॉरट्रान। आइए अब बात करते हैं चौथे जनरेशन के कंप्यूटरों की। चौथा जनरेशन, यह जनरेशन 1975 से 1990 तक चला। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी माइक्रो चिप का इस्तेमाल होने लगा, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से युक्त कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर कहलाने लगे। माइक्रो कंप्यूटर से कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग बढ़ गया। इन माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल के कारण आकार और कीमत में भारी कमी आई। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के मेमोरी और प्रक्रिया की गति में भारी वृद्धि हुई और प्रमुख भाषाएं इस जनरेशन की रहीं, जैसे फॉक्स प्रो और ओरेकल। आखिर में आता है पांचवा जनरेशन, जो कि 1990 से चालू होकर अभी भी जारी है। इस जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल सर्किट यानी VLSI माइक्रोचिप का इस्तेमाल होने लगा। इस जनरेशन में ऐसे कंप्यूटरों का विकास किया जा रहा है जिसमें सोचने और निर्णय लेने की क्षमता होगी। लैपटॉप इस जनरेशन का प्रमुख आविष्कार रहा, जिसे आज हम अच्छी तरह जानते हैं और घर घर में इस्तेमाल भी होता है। सबसे सस्ती कीमत और सबसे छोटे कंप्यूटर भी इसी जनरेशन में हुए। प्रक्रिया की गति इस जनरेशन के कंप्यूटरों में सबसे तेज रही। आइए अब चर्चा करते हैं कंप्यूटर के प्रकारों की। अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, उद्देश्य और आकार के आधार पर कंप्यूटर अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर एवं तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। आइए एनालॉग कंप्यूटर को जानते हैं। एनालॉग कंप्यूटर
एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो मात्राओं जैसे कि दाब यानी कि प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर, लंबाई आदि को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। यह कंप्यूटर किसी राशि का परिणाम तुलना के आधार पर करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्र में मात्राओं, जिसको कि अंग्रेजी में क्वांटिटीज भी कहा जाता है, का अधिक उपयोग होता है। यह कंप्यूटर केवल अनुमानित परिणाम ही देते हैं। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम्स को शून्य तथा एक में परिवर्तित करके उनको सीपीयू तक लाता है। अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वह होते हैं जिनमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर के गुण होते हैं। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला सामान्य उद्देश्यी कंप्यूटर यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्यी कंप्यूटर यानी कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्यी कंप्यूटर यह ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता है, लेकिन ये कार्य सामान्य होते हैं, जैसे कि शब्द प्रक्रिया यानी वर्ड प्रोसेसिंग में टाइप करके पत्र व दस्तावेज तैयार करना, दस्तावेजों को छापना, डेटाबेस बनाना आदि। इस तरह के कंप्यूटरों के सीपीयू की क्षमता सीमित और कम होती है। विशिष्ट उद्देश्यी कंप्यूटर यानी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यह ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है और इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है। अगला है आकार और शक्ति के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार। आकार और शक्ति के आधार पर कंप्यूटरों की 5 श्रेणियां होती हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा वर्क स्टेशन, तीसरा मिनी कंप्यूटर, चौथा मेन फ्रेम कंप्यूटर और पांचवा सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में सन 1970 में एक क्रांतिकारी आविष्कार हुआ। यह आविष्कार था माइक्रो प्रोसेसर का, जिसके उपयोग से सस्ते कंप्यूटर बना पाना संभव हुआ। कंप्यूटर एक डेस्क पर अथवा ब्रीफकेस में भी रखा जाने लगा। ये छोटे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते थे। माइक्रो कंप्यूटर कीमत में सस्ते और आकार में छोटे थे, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर या बाहर किसी भी कार्य क्षेत्र में लगाया जाने लगा। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में एक ही सीपीयू लगा होता है। वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर का विकास तेजी से हो रहा है। दूसरा है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन आकार में माइक्रो कंप्यूटर के समान होने के बावजूद अधिक शक्तिशाली होता है और इन्हें विशेष रूप से जटिल कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के लक्षणों को अपने अंदर रखते हैं तथा माइक्रो कंप्यूटर के समान ही एक समय में एक ही उपयोगकर्ता के द्वारा इस्तेमाल होते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़े महंगे होते हैं। तीसरा है मिनी कंप्यूटर। यह कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है और ये व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीदे जाते। इन्हें छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां काम में लाती हैं। इस कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू लगा होता है और इनकी मेमोरी और गति दोनों माइक्रो कंप्यूटर से अधिक तेज होती हैं। यह मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। चौथा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं और साथ ही इनकी संग्रहण क्षमता भी काफी ज्यादा होती है। इनमें अधिक मात्रा में डाटा संग्रहित करके रखे जा सकते हैं और इन डाटा पर प्रक्रिया बड़ी तेजी से की जा सकती है। इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक तथा सरकारी विभाग एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में करते हैं और ये 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर पर भी कई उपयोगकर्ता एक बार में कार्य कर सकते हैं। फ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर से परस्पर जोड़ा जा सकता है। पांचवा है सुपर कंप्यूटर।
यह कंप्यूटर सभी श्रेणियों में सबसे बड़े आकार व सबसे अधिक संग्रहण क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। यह सबसे अधिक कार्यकारी गति से काम करने वाले कंप्यूटर होते हैं। इनमें अनेक सीपीयू समानांतर क्रम में काम करते हैं। इस क्रिया को समानांतर पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में होता है: बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करना, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, मौसम की भविष्यवाणी और उच्च गुणवत्ता के एनिमेशन वाले चलचित्र का निर्माण। सुपर कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। इनकी कीमत अरबों रुपयों में होती है। भारत के पास भी सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम।